हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे हो माय डियर? तो आपके लिए लाया हूं फिर से मैथ का सैंपल सेट 5। मैं कंटिन्यू आपका साइंस का, सोशल का, मैथ का सुबह 6 बजे डेली कोशिश कर रहा हूं कि हफ्ता में 2 बार मैथ का, 2 बार साइंस का, 2 बार सोशल का, ताकि जितना सारा सवाल है सब खत्म हो जाए। और जो मैं सब्जेक्टिव बता रहा हूँ ना डियर, ऑब्जेक्टिव तो पूरा क्लियर हो जा रहा, जो मैं सब्जेक्टिव बना रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको यहाँ पे, तो उन सभी सब्जेक्टिव सवाल को आप खुद बनाने की कोशिश करो। आज समझ में कोशिश करो। और अगर नहीं बनता है तो आप टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करो। यही चैनल का नाम है ए ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021 टेलीग्राम पे। और वहाँ पे मुझे क्वेश्चन सेंड करो। मैं रोज़ 12 बजे दिन में मैथ का सब्जेक्टिव बताता हूँ, तो उसको वहाँ पे शामिल कर दूंगा, ठीक है। लेकिन पहले आपको खुद बनाना है, ओके। नहीं तो फिर पूरी किताब यहाँ पे बनाना इम्पॉसिबल है। आपको पता है एनसीईआरटी में आपको पूरा खत्म कर दिया, एनसीईआरटी जो है पूरी किताब खत्म कर दिया हूँ, तो फिर आपको खुद बनाने की जरूरत है। और रोज़ रात के 9 बजे मैथ क्लास चलती है ऑब्जेक्टिव का। तो चलो, आप किसी भी स्टेट से हो, डोंट वरी, आपके लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 100 क्वेश्चन का यहाँ पे सवाल, 100 नंबर का यहाँ पे सवाल दिखाएंगे मैं, ठीक है। जो कि 60 ऑब्जेक्टिव है, उसमें से आपको कम से कम 50 बना लिए तो बेहतर है ना। बाकी सब्जेक्टिव है। चलिए, सबसे पहले सवाल यहाँ पे आपके सामने हाजिर है। 1 बाय 1 करके इसको बनाते हैं। 1 मिनट सेट करिए। चलिए, सबसे पहले सवाल है क्या, 2 बिंदु P और Q की दी, इसके बीच की दूरी। आपको पता है बीच की दूरी कैसे निकालते हैं? चलिए निकालते हैं। 2 बिंदु के बीच की दूरी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का ओवर। ये होता है ना फॉर्मूला। x1 कितना है? 2 है, और x2 कितना है? 4 है। 2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y1 3 है, y2 कितना? 1 का स्क्वायर। ऐसे बनाते हैं ना। तो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4 कितना हो गया? 4 4 8 हो गया। 8 को तोड़ेंगे तो 2√2 में टूटेगा, है ना। 2√2 में क्या पता चल रहा है? इसका आंसर ये जो है, इसका बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा सवाल बोलता है कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब कि परिमेय संख्या पूछा जा रहा है। कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब परिमेय संख्या कौन है। ओके, तो देखो ये तो अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। अच्छा ठीक है, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, इसको तोड़ना पड़ेगा, है ना। 25 3 75 होता है ना। कैसे होता है? 25 3 75, तो हम 5√3 लिख सकते हैं। 25 3 75। आइए देखो, ये कितना था? 24। तो हम 48 को कैसे लिखेंगे? हम 48 को लिख सकते हैं 4√3, क्योंकि 4 को अंदर ले जाएंगे तो 4 चौक 16, 16 16 का 16, 16 32, 16 3 48, तो √3 कट जाएगा, तो 5/4, है ना। पता क्या चला है? ये जो है परिमेय संख्या है। ओके, चलिए तो आगे सवाल पढ़ते हैं। आगे सवाल क्या बोलता है 3 नंबर में कि cos 18 माइनस sin 42। तो ये तो खैर सवाल बहुत आसान, देखते ही आप आंसर टिक करोगे ना। cos 18 माइनस sin 42, तो कैसे करते हैं? चेंज करते हैं, cos को चेंज करते हैं। तो cos 90 माइनस 42 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 42 घटेगा तो 18 बचेगा। इस पर कुछ असर नहीं पड़ना चाहिए। एक बात आप याद रखें, जब आप मैथ बना रहे ना, तो जब आगे बना रहे तो पीछे वाला सेक्शन पे कुछ असर नहीं पड़ना चाहिए, पीछे वाला जो मेथड है। तो यहाँ पे cos 18 पे कुछ असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे घटा देंगे। और तो एक्चुअली ये सवाल मिस्टेक किया, यहाँ पे 48 होना चाहिए था, सवाल ही मिस्टेक है। 48 होना चाहिए था, ठीक है। तब देखो 42 में से 48 घटाएंगे, 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 आ जाएगा। ये 18 लिखा हो ना, 48 यहाँ पे होना चाहिए था, 48। अच्छा, यहाँ पे फिर करो sin 42 है, ठीक है। क्योंकि जब भी सवाल देखो, सवाल 18 42 जोड़ के देखो क्या 90 आता है। ये दोनों का हमेशा पूरक कोण जो है 90 डिग्री है, ये पूरक वाला है, ठीक है। पूरक का समपूरक, तो पूरक कोण 90 डिग्री आएगा। और साइन यहाँ पे 42 यहाँ पे रहने देते हैं। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है ना। क्या होता है? cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। तो साइन 42 यहाँ पे करेंगे, और यहाँ भी साइन क्या है? 42 है। तो दोनों कट जाएगा, क्या बचा? 0 बचा। यानी कि 3 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 3 का। ओके, तो इसका क्या आंसर हो गया? 0 हो गया। यानी कि इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। सी इसका सही आंसर, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे दिख रहा है cos, जब चेंज किया cos को तो साइन 42 आ गया, इधर पहले से साइन 42 लिखा हुआ, तो कट के क्या हो गया? 0 हो गया। चलिए चौथा सवाल बोलता है क्या कि शून्यंक का योग, शून्यंक का योग मतलब क्या समझे? अल्फा प्लस बीटा। शून्यंक का योग क्या होता है? फॉर्मूला -b/a होता है। तो b कितना है? देखिए b है -4, और यहाँ पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, और x का वैल्यू कितना? 1 है, यानी कि कितना आ गया? 4 आ गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 का b हो जाएगा। चलिए पाँचवा सवाल देखते हैं। पाँचवा सवाल क्या बोलता है? ये दिया विवेचक निकालना है। क्या निकालना है? विवेचक, जो दिया हुआ है यहाँ पे समीकरण। विवेचक बोले तो d बराबर निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है? b² माइनस 4ac, ये d बराबर फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो d बराबर फॉर्मूला होता है, तो देखिए b कितना है? b यहाँ पे -2 है, तो -2 का स्क्वायर कर देते हैं जी। 4
ए का वैल्यू कितना 3 है और सी का वैल्यू कितना 1/3 है ना। तो ये दोनों कट गया, 4 चौक 2 दूना 4 -4 कितना गया जी 0 है ना। ऑप्शन बिल्कुल सही, ऑप्शन क्या इसका 5 का आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल बोलता है क्या, निम्न से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। तो वृत्त का क्षेत्रफल जानते हैं ना, πr²। इसमें सोचने वाली कुछ बात है ना, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है। ओके चलिए अगला सवाल, 7वां सवाल बोलता है कि अल्फा बीटा बहुपद दिया हुआ है x² + x + 1 के मूल हो। कौन मूल है, मतलब अल्फा बीटा जो है ना इसका जो है इसका मूल है बहुपद का। तो 1/α + 1/β का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब इसका वैल्यू निकालना है। अच्छा आप जानते हैं यहाँ पे अल्फा बीटा अगर एलसीएम लेते हैं अल्फा बीटा, तो अल्फा को अल्फा करेंगे तो कट जाएगा, बचेगा बीटा और यहाँ पे बचेगा अल्फा। तो बीटा अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा बात बराबर है, -b/a होता है। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a होता है। चलिए तो ए काट देते हैं, दोनों कट जाएगा तो -b/c बचेगा। बी का वैल्यू कितना है जी डियर, देखो यहाँ पे 1 है ना, तो -1 है क्योंकि बी पहले से, यहाँ देखो बी जो पहले से प्लस में और यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। और सी का वैल्यू कितना, सी का वैल्यू भी 1 है, मतलब कि क्या हुआ -1। ऑप्शन 7 का क्या हो गया, 7 का आंसर बी हो गया। चलिए 8वां सवाल बोलता है कि द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल दिया हुआ है। मतलब क्या पता चल रहा है कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ कितना 2, ये 2 योगफल बोला ना पहले, तो योगफल हो गया। और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया -15। तो बोलता है बहुपद, बहुपद का फॉर्मूला होता है डियर x² - α + बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये बहुपद का द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, ठीक है। तो x² हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया 2 दिया ना, तो 2x है, क्योंकि माइनस प्लस तो माइनस होता है। चलिए और ये प्लस है और यहाँ पे है अल्फा इंटू बीटा कितना है माइनस है, और यहाँ पे देखो प्लस, तो प्लस माइनस -15। अब देखिए ऑप्शन मिल रहा, ऑप्शन कहाँ है, ये ऑप्शन डी है ना। 8 का आंसर क्या हो गया, डी हो गया। 9 सवाल पढ़ते हैं, के किस मान के लिए समीकरण दिया हुआ है ये और ये समपाती है। समपाती के लिए तो आपको मैं बताया था, समपाती मतलब क्या होता है, समपाती मतलब जिसके अनेक हल होते हैं। मतलब कि a1/a2 निकालना पड़ेगा बराबर b1/b2 करना पड़ेगा बराबर c1/c2, ये समपाती होता है। तो a1 कितना हमारा देखिए x है, x का कितना गुना का 1, और a2 कितना है देखिए यहाँ पे 2 है। चलिए b1 कितना है देखिए b1 कितना है 2 है, और b2 कितना है k है, ठीक है। अच्छा c1 कितना है 1 है 7 है, और c2 कितना है 14 है। तो हमको क्या निकालना, हमको कि आप ना इन दोनों को भी बराबर करोगे तो उतना ही आंसर आएगा, और ये दोनों को भी बराबर करोगे तो उतना ही आंसर आने वाला है। हम दोनों को बराबर करके दिखाते हैं। 1/2 बराबर 2/k है ना, तो k बराबर क्या था, क्रॉस गुना करेंगे तो 2 दूना 4, एक तो आंसर आ गया हमारा। सॉरी ये नहीं ये वाला सही होगा सी। अच्छा फिर 2/k बराबर 7/14, तो 7 दूना 14 हो गया 1/2, तो फिर क्रॉस गुना करेंगे तो क्या होगा k बराबर 2 दूना 4। समझ में आ रहा, बातें को आप समझ रहे हैं अच्छे तरीके से मैं जो बता रहा हूँ। चलिए अब इसको खल्लास करते हैं यहाँ से। और ये 10वां सवाल बड़ा ही मज़ेदार का 10वां सवाल है, ठीक है। और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, बहुलक तो सवाल बहुत बनाए बहुलक वाला, लेकिन इसको देखिए बहुलक निकालने बोल रहा, बहुलक का फॉर्मूला याद कर लेना। बहुलक बराबर फॉर्मूला याद कर लो, 3 गुना माध्यिका, याद कर लो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, माध्यिका -2 इंटू माध्य, ये फॉर्मूला बहुलक बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे बैठा लो 3 गुना माध्यिका। अच्छा पहले अब माध्यिका भी निकालना पड़ा, माध्य भी निकालना पड़ेगा, चलिए ठीक है। तो इसका पहले देखते हैं माध्यिका कितना होगा। माध्यिका निकालने के लिए इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको अरेंज करते हैं आरोही या अवरोही में, तो 0 3 3 4 4 5, ठीक है। तो माध्यिका क्या होता है, जैसे इधर से लिए 2 अंक इधर से लिए 2 अंक, जब बीच वाला बचता है वही माध्यिका होता है। तो 4 3 7, 4 3 को जोड़ते हैं 7 और उसको 2 से डिवाइड करते हैं, ये कितना हो गया 7/2 हो गया माध्यिका, 7/2 क्या हो गया माध्यिका हो गया, ठीक है। अब माध्य निकालना, तो माध्य निकालना तो इजी है ना, सबको जोड़ के डिवाइड कर देंगे। चलिए तो जोड़ देते हैं, 4 3 7 और 7 7 14, 14 5 19 है ना 19, और टोटल कितना पीस है 1 2 3 4 5 6 है। तो क्या हो गया यहाँ पे 2 × 19/6, ऐसे करते हैं ना। माध्यिका निकल गया 7/2 और माध्य निकल गई। तो देखो 7 या 21/2 माइनस 2 3 6 कटेगा तो 19/3। अब इसको देखो यहाँ पे हल करते हैं, एलसीएम ले लेंगे 3 दूना 6 है ना, 2 3 6 तो 21 63, 3 दूना 6 तो 19 दूना 38। अब घटा दो यहाँ पे, 13 में से 8 घटेगा तो 5 बचेगा जी, और 5 में से 3 घटेगा तो 2 बचेगा, 25/6। इसको डिवाइड करो, 6 चौक 24, 6 कम 6, इस तरह से पॉइंट में आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा, यही तो दिख रहा है ऑप्शन क्या है 4.1 के आसपास। तो यही आंसर क्या होगा, 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। समझ में आ रहा। चलिए अब अगला सवाल पढ़ते हैं, 1 मिनट इसको पहले इधर सरका लेते हैं। चलिए
तो उम्मीद है कि आपको सवाल जो है अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए सवाल ठीक है। अब देखो सवाल क्या बोलता है, 11वां बोलता है कि युगपत समीकरण के निकाय का अनगिनत हल हो। अनगिनत हल हो तो समीकरण क्या होगा, जिसके हल अनेक हो, मतलब एक ही लाइन पे दूसरा लाइन जाता हो, तो वो समीकरण उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आश्रित। क्या बोलते हैं, आश्रित। यानी कि 11 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। चलिए 12वां सवाल पढ़ते हैं। बोलता है कि एपी का 30वां पद, देखिए एपी दिया हुआ, इसका 30वां पद। 30वां पद बोले तो एन कितना दिया हो, 30 दिया हुआ, यानी कि टी एन का फॉर्मूला होता है ना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है जी। तो ए का वैल्यू कितना दिया हुआ, 10 दिया हुआ है। एन का वैल्यू कितना दिया, यही तो 30वां पद बोले तो एन दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे कर लेते हैं, एक एन का वैल्यू कितना दिया हुआ डियर, 30। 30 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको घटाइए, देखो आपस में कितना अंतर है, 3 का अंतर है, तो हो जाएगा 7 माइनस 10 करेंगे। देखो 7 माइनस 10 करेंगे तो कितना आएगा, -3 आएगा, -3 ध्यान से। तो 10 ये कितना होगा, -29 और -3, यानी कि 10 माइनस माइनस प्लस 19 दिया, 29 था, 29 दिया 87, 29 दिया 87। ओके, यहाँ पे प्लस होगा ना, सॉरी ये प्लस होगा तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस 29 दिया 87 -77, है ना। क्या हो गया, -77। इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। ओके, तो -77 आंसर आ गया, ठीक है, -77। 13 साल पढ़ते हैं। बोलता क्या है, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, पता नहीं बहुत लोग को दिख नहीं रहा होगा शायद, चलो अब दिख रहा है सबको। चलिए बोलता 13 क्या है कि एपी का सारांतर 5 है, T18 और T13 का मान क्या होगा। तो पहले तो इन लोगों को करते हैं यहाँ पे सफाया, यहाँ पे जो यहाँ पे फौज पलटन सबको घर घर जाओ, घर जाओ, तुम लोग घर जाओ, हो गया। चलिए अब यहाँ पे देखो, टी अंतर कितना है, 5 है, T18 T13 अंतर निकाल, ये बताना है। तो पता क्या चला, यहाँ पे इसका n जो 18 है और इसमें n कितना 13 है, तो T18 माइनस T13 फार्मूला क्या होगा, Tn का फार्मूला दिया हुआ है, तो a प्लस n कितना 18 माइनस 1 इंटू डी, अभी ये करेंगे a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो a का वैल्यू तो नहीं दिया हुआ जी, कितना जाएगा 17 गुना d का वैल्यू कितना दिया, देखो 5, तो 5 लिखेंगे माइनस a प्लस 12 और d कितना जाएगा 5, तो ये दोनों कट गया ना, a प्लस माइनस 17 पचे 85 माइनस 12 पचे 60, कितना जाएगा 5 25 आ गया आंसर, बिल्कुल। 13 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। 14 सवाल बोलते हैं, एपी का ए दिया हुआ है, पहला पद ए सारांतर डी, तो पद एनवा पद क्या होगा, तो फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 14 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो 15 सवाल पढ़ते हैं। जब एपी के प्रथम पद 2 है, सार अंतर 3 है, तो एपी का तीसरा पद 3 पद निकालना, 3 पद, तो ए बराबर दे दिया है 2 और डी बराबर दे दिया 3, ठीक है। तो एपी का 3 पद निकालना है, मतलब आगे क्या होगा, 3 पद निकालना, आगे इसके आगे 3 पद। तो आपको पता क्या चला, पहला पद 2 है और आप उसका हर बार 3 जो डिफरेंट बढ़ रहा, मतलब क्या होगा 5 होगा, उसका फिर आगे क्या होगा, तो फिर 8 होगा। देखो 3 बढ़ रहा, तो पता क्या चल रहा है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो गया। 15 का आंसर सी, एकदम हल्का सवाल है ना। चलो ये सवाल देखो, एपी का सार में अंतर निकालना है, तो कैसे करेंगे, अंतर कर लो, 10 में से 4 घटा लो, 10 माइनस 4 कितना गया 6, कोई दिक्कत है इसमें से, 16 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो गया। चलो बोलता कि ए बी त्रिभुज ए बी सी, ये पहले त्रिभुज बनाते, ए बी सी ए सी ए बी ए सी के मध्य बिंदु डी है, मध्य बिंदु, हाँ देखो मध्य बिंदु जहाँ लिखा है ना मध्य बिंदु, तो यहाँ पे एक पॉइंट वाली बात समझो, देखो डी क्या है, मध्य बिंदु है। इस प्रकार के डी समांतर है, मध्य बिंदु मतलब कि बीचों बीच है, इस ए बी के बीचों बीच है, ठीक है। कभी कभी मध्य बिंदु नहीं रहता, ऊपर रहता है, ऐसे यहाँ पे रहता है, तो ऐसे नहीं बोल रहा मध्य बिंदु है। तो एक बात याद रखेगी, ये मध्य बिंदु दिया हुआ। तो बोलता है बी सी कितना 8 है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, जब बी सी जो होता है ना, इस छोटा का डबल होता है, ठीक है। ये जो छोटा डी ई ना, डी ई का डबल होता है, तो ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, है ना जी, ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। देखो और ये ऐसा कब करना है, जब लिखा रहे कि मध्य बिंदु, है ना, मध्य बिंदु दिया रहे तब ये रूल फॉलो करेंगे। चलिए 18 सवाल है। दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4 9 है, तो उनके त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, जब भुजा का अनुपात दिया है तो क्षेत्रफल का अनुपात के बताया था ना, क्या करना है, स्क्वायर कर देना, 4 चौक 16 9 9 81, है ना जी। 18 का आंसर क्या हो गया डियर, आंसर डी हो गया। चलिए अब देखो पढ़ते हैं हम लोग 19वां सवाल, बड़ा ही मजेदार का सवाल है। किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया हुआ 2a, तो इसकी ऊंचाई क्या होगा, फार्मूला पता है ना, ऊंचाई का समबाहु त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है, ऊंचाई का √3/2 गुना भुजा, √3/2 गुना भुजा, ये होता है फार्मूला। तो √3/2 गुना, अब भुजा कितना दिया 2a दिया हुआ है, 2a, तो 2 गया काम से क्या हुआ ना 3a,
ऑप्शन है जी, बिल्कुल 3 √3 है। हाँ ये तो है ना, एक को पहले लिख दिया, क्या दिक्कत है, एक पहले लिख दिया है, आप एक बाद में लिखिएगा। चलिए बोलता मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी बोले तो फॉर्मूला आप जानते हैं, फॉर्मूला अच्छी तरीके से x² + y² का वर्गमूल कर देना है, ओवररूट कर देना है। तो 4 का स्क्वायर प्लस -5 का है ना, y कितना है, देखो y कितना है -5, x कितना है 4 है। तो 4 × 16, 5 × 25, 16 5 16 5 6 5 11 41, 41 क्या हो गया आंसर इसका हो गया। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा सवाल, मज़ेदार का सवाल। 21 का सवाल क्या बोलता है कि दोनों के बीच की दूरी, फिर वही फॉर्मूला, तो वही कहे 5 में से 1 घटाएंगे और 7 में से 3 घटाएंगे। तो 5 -5 है, घटाएंगे, याद रखना घटाना है, तो फिर देखो माइनस प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर 7 - 3 3 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर होगा। तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, ऐसे कर दो, 4 चौक 16, 16 16 16 16 हो गया 32। ओके, तो 32 हो गया, तो इसको क्या लिखेंगे, 4 चौक 16, 16 दूना 32, 4√2 लिख देंगे, है ना। 32 कैसे लिखते हैं ना, 4√2, 4√2 कहाँ गया भाई, यहाँ पे है। 21 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। चलिए अब हमें इन लोग को पहले सफाया करते हैं, यहाँ से हो गया सफाया। चलिए कितना नंबर सवाल था, 22वां सवाल। बोलता क्या है कि बिंदु दिया हुआ है ए बी, मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो बहुत हल्का फॉर्मूला है जी इसका, देखो यहाँ बनाते हैं x1 + x2/2 y1 + y2/2, ये फॉर्मूला होता है। चलिए तो हम भी कर लेते हैं, ये हमारा x1 है, ये y1 है, x2 है, y2 है। तो कितना हो गया 4 + 6/2, 5 + 5/2, ये फॉर्मूला है। 6 4 10 के आधा करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 5 10 का आधा करेंगे, लीजिए 5 5 दिख रहा है आंसर। 22 का क्या हो गया डियर, आंसर भी हो गया। फिर बोलता चतुर्थांश, किस चतुर्थांश में, ये सवाल तो मतलब क्या बोलते हैं, नियामक ज्यामिति का क्वेश्चन आए और ये सवाल ना रहे, ये तो अन्याय हो जाएगा, फिर घोर अपराध हो जाएगा। चतुर्थांश बोले तो ये देखो, ये प्लस माइनस होता है प्रथम चतुर्थांश, ये होता है माइनस प्लस द्वितीय चतुर्थांश, ये होता है माइनस माइनस तृतीय चतुर्थांश, ये होता है प्लस माइनस चतुर्थ चतुर्थांश। तो किस चतुर्थांश, हमको आपको कुछ नंबर नहीं देखना, बस देखना क्या लिखा हो, निशान इसका साइन देखना, ये माइनस में, ये भी माइनस में, तो दोनों माइनस में कहाँ पे आ रहा है, तीसरा नंबर पे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। अब बच्चा इसमें भी गलती करे तब तो उसकी तो बदकिस्मती है जो नहीं पढ़ रहे सही से, है ना। मैं तो बहुत दिल से पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। चलिए 24वां सवाल देखो, 24 सवाल बोलता क्या कि वाई अक्ष पर किसी बिंदु, वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु x का नियामक क्या कहलाता है। लीजिए वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु x का नियामक क्या कहलाता है। देखिए ये हमारा x है, ये y है, y अक्ष पे कहाँ पे है, y अक्ष पर स्थित है। तो y अक्ष पे मतलब ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये y अक्ष लाइन है और ये x अक्ष है, ठीक है। तो y अक्ष पे कोई बिंदु स्थित है, मान लें कि 4 है स्थित, लेकिन x का कुछ वैल्यू पता नहीं है, अता पता ही नहीं है। y अक्ष पे कोई बिंदु स्थित है, मतलब कि 0 4 ऐसे होता है y अक्ष पे कोई बिंदु स्थित, क्योंकि शुरू वाला x से बाद वाला y होता है। तो x का वैल्यू क्या हो गया, 0, क्या हो गया 0, आंसर क्या हो गया 24 का आंसर हो गया। चलिए फॉर्मूला देखो, एक कितना हल्का सवाल है यार, tan थीटा बराबर √3। अब बोलो इसको आप कैसे करोगे, आप इसको कैसे करोगे, देखो मैं यहाँ पे करता हूँ, ईजी है ना। tan थीटा बराबर √3 किसके बराबर होता है, tan 60 डिग्री, tan tan कट गया, थीटा बराबर 60 डिग्री, है कोई दिक्कत। ऑप्शन हो गया 25 का सी। ये सवाल 26 का देखो, कितना हल्का सवाल दिया हो। आप बोलेंगे सर इसका आंसर हो, आंख बंद करके बोलेंगे इसका आंसर होगा 0, क्यों, क्योंकि लीजिए ना यहाँ पे 180, यहाँ पे पाई का वैल्यू 180 पुट करना है, ठीक है। तो काटेंगे तो कितना आएगा 45 में कट जाएगा, तो sin 45 माइनस cos 45, और sin 45 भी 1/√2 होता है, cos 45 भी 1/√2 होता है, घटा दो कितना हो गया 0 हो गया। समझ में आ रहा। चलो 27वां सवाल पढ़ते हैं यहाँ पे। तो चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल बोलते हैं देखो 27 नंबर, इससे कुछ करना नहीं, आपको बस डायरेक्ट फॉर्मूला सेट कर देना है बहुत अच्छी तरीके से। देखिए 1 + cot स्क्वायर क्या होता है, 1 + cot स्क्वायर होता है cosec स्क्वायर a, और 1 + tan स्क्वायर क्या होता है डियर, sec स्क्वायर a, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो cosec को मैं कैसे क्या लिख सकता हूँ, 1/sin स्क्वायर a लिख सकता हूँ, बोलो ना लिख सकते हैं। और sec का क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर a। अब भाग को पलट देंगे गुना में, तो sin स्क्वायर a/1 गुना, सॉरी उल्टा तो मैं लिख दिया, 1/sin है ना, 1/sin स्क्वायर a गुना cos ऊपर चल जाएगा, तो cos स्क्वायर a/1, तो क्या बचा cos/sin, cos थीटा/sin थीटा।
स्क्वायर है ना, स्क्वायर यहाँ पे लगा दो, कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर। तो कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉस बाई साइन होता है कॉट, है ना जी, कॉट होता है। अब वही साइन बाई कॉस होता है तो टेन हो जाता है। अगर इसी को ऊपर लिख देते हैं और इसको नीचे लिख देते हैं तो फिर हमारा आंसर 10 में आ जाता। चलिए अब देखिए सवाल कितना हल्का, डायरेक्ट आपको ऑप्शन दिया हुआ है, डायरेक्ट फार्मूला। क्या हो गया आंसर इसका, सी हो जाएगा 28 का, चूंकि डायरेक्ट फार्मूला होता है। ये सवाल देखो तो देखो देखो ये दोनों, देखो ये दोनों जोड़ने पे कितना रहा, 90 आ रहा। यही देखना आपको, जब भी जोड़ा रहेगा तो दोनों को जोड़ के देखिएगा, 90 के बराबर आ रहा तो सही है, नहीं तो गलत हो। जैसे कि पिछला सवाल दिया था वो मिस्टेक दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर दिया। अच्छा चलो अब देखो इसको बनाते हैं। तो एक बात तो क्लियर है यहाँ तो एक बात क्लियर है ना पे, एक मिनट, यहाँ पर एक बात क्लियर हो गया है, 2 कॉस को चेंज करो। अच्छा कॉस स्क्वायर भी दिया हुआ ना, देखना पड़ेगा इसका क्या आंसर है, बना के देखते हैं क्या होता है। तो कट जाएगा यहाँ पे, मेरे क्यों लगता नहीं ये सवाल गलत दिया हुआ है, या तो यहाँ पे स्क्वायर दे रहा तो साइन पे स्क्वायर दो, और नहीं तो किसी पे मत दो। आए समझ में, सवाल में कहीं मिस्टेक है। ये देखो 2 कॉस स्क्वायर 67 दे रहा, तो नीचे भी ज़रूरत है साइन स्क्वायर 23 देने का, ठीक है, स्क्वायर। अगर नहीं तो नहीं, अब किसी एक को बनाओ तो 2 कॉस को चेंज करेंगे तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस 23 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर। स्क्वायर होना जरूरी है, साइन स्क्वायर होना जरूरी है, साइन स्क्वायर नहीं रहेगा तो सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। या तो ऊपर स्क्वायर ना रहे, या तो रहे तो सब रहे, ओके। तो रहे तो नहीं रहे, तो इसको क्या बोलेंगे, 2 कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। अरे तैस है यार, क्या लिख दे रहे हैं। और ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो कट जाएगा। तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ऑप्शन में दिया नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। हालांकि सवाल जब भी आता ना तो स्क्वायर या तो ऊपर में रहेगा तो दोनों में स्क्वायर रहेगा, और नहीं तो फिर किसी में नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि cos 23 का वैल्यू तो आपको नहीं पता है, cos 23 का वैल्यू कितना होता है पता है आपको, नहीं पता है ना। अब तो पढ़े नहीं cos 23 का वैल्यू कितना होता है, तो पढ़े नहीं तो फिर आपको यहाँ पे देगा भी नहीं। ओके, सवाल आपको याद रखिएगा, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा या तो फिर नहीं रहेगा, रहेगा तो दोनों में रहेगा, नहीं रहेगा तो किसी में नहीं रहेगा। चलो अगला सवाल पढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल बोलता है 30 नंबर, देखो इसको हल करो। कैसे हल करेंगे, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4, तो इसका वैल्यू निकालना है। तो देखो मैं ऊपर बना दूं, 7 साइन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है, क्योंकि 4 साइन स्क्वायर और 3 साइन स्क्वायर तो वो जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। चलो, और ये 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4 दिया हो जी। तो देखो यहाँ पे इसको तो ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, 4 साइन स्क्वायर थीटा ऐसे रहने दो। यहाँ पे 3 कॉमन ले लो, इनमें से इन दोनों से कॉमन ले लो, तो क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया 4। अब क्या देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 होता है ना, तो हम लिखेंगे 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इंटू 1 बराबर 4, ठीक है। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 उधर चल जाएगा जी, बिल्कुल। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी 1, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1/4, और फिर लिख दिया यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा बराबर का 1/4 का वर्गमूल, स्क्वायर में तो वर्गमूल बन जाएगा, प्लस माइनस में बोले 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 यानी कि क्या पता चल रहा है, साइन थीटा बराबर 1/2, मतलब कि ये लंब है और ये कर्ण है। तो आधार कितना हो जाएगा, जब इसको बनाओगे तो आधार आ जाएगा √3, कितना आ जाएगा √3। अब इस पर फॉर्मूला से सेट कर दो, क्या हो जाएगा, सेक का फॉर्मूला क्या था, सेक है ना, कर्ण बटा कर्ण कितना है, कर्ण हमारा 2 है, कर्ण बटा आधार यानी कि √3 प्लस। अब कौशिक बराबर क्या होता है, कौशिक बराबर होता है कर्ण बटा लंब, लंब कितना 1 है 1। तो ये देखो ऐसा सवाल दिख रहा है कहीं पे, ऑप्शन देखो, ऑप्शन सी में दिख रहा है ना, 2/√3 प्लस 2 है ना, वही तो दिख रहा है। चलो अब देखो ये देखो सवाल, ये समझने वाले सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। इसको मिटा दे सबको, इन लोग को सब पहले सफाया कर देना पे। ओके, तो देखो ये एक बात आप याद रखिए, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। कैसे होगा डी, दिखाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एक इसको रेडियन बोलते हैं, पाई है ना, इसको रेडियन पढ़ते हैं। इसमें 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, ठीक है। 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री, मतलब पता क्या चल रहा है, 180 डिग्री बराबर 1 रेडियन, है ना। तो 1 डिग्री बराबर क्या होगा, एक पाई बाई 180, 1 लिखने क्या जाता है, गुना करेंगे हो जाएगा पाई बाई 180। तो बोलता कि क्या बोलता है, ये देखो है ना, ये सैन क्या कट जाएगा यहाँ पे। तो बोलते हैं ए का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू ऑप्शन के हिसाब से। तो ये सैन यहाँ पे जो रेडियन, यहाँ पे रेडियन है, इस 1 डिग्री है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे। तो सिंपल सी बात है ना, जैसे कि अब 1 डिग्री कैसे निकालेंगे, तो 1 डिग्री निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे नहीं करेंगे, बोलो गुना करेंगे ना। सिंपल से बोलते हैं कि 1
आम की कीमत 10 रुपया, तो 2 आम की कीमत कितना है, तो क्या करते हैं 10 को 2 से क्या करते हैं गुना करते हैं। तो वही बोलता है कि 1 डिग्री बराबर इतना रेडियन हो गया। अब जैसे 180 डिग्री बराबर 1 रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर इतना रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर इतना रेडियन। और एक्स ही तो वैल्यू निकालना है इसका, क्या हो गया आंसर, डी हो गया। समझ में आया, ये तो निकालना है x डिग्री बराबर, x डिग्री वैल्यू निकल गया, और जो कि a के बराबर है, तो जब साइन साइन कट जाएगा तो बचेगा यही बराबर बचेगा ना। ठीक है, चलिए 32 नंबर सवाल बोलता है √3/2 ये तो फॉर्मूला है यार, √3 सेक थीटा बराबर 2, तो क्या होगा देखो, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2/√3। अब बोलो सेक थीटा फॉर्मूला याद है आपको, नहीं याद है, चलिए तो मैं बताता हूँ सेक थीटा बराबर कितना डिग्री होता है जो √3 के बराबर होता है। आपको पता है कॉसेक कॉस जो है ना, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, कॉस 30 डिग्री का होता है √3/2, तो कॉस का उल्टा सेक होता है डियर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 32 का आंसर सी हो गया। समझ में आया, कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, और सेक अगर 30 डिग्री करेंगे तो यही 2 ऊपर चल जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो पता क्या चला 30 के बराबर है। चलिए अब ये सवाल देखो, यहाँ पे ध्यान से इसको बनाने की जरूरत है। 1 मिनट, कहाँ गया सवाल, यहाँ पे छोटा कर लेते हैं यहाँ पे, चलिए थोड़ा सा, चलो ये फॉर्मूला देखो यहाँ पे, तो बोलता क्या है कि सूरज की किरण झुकाव 45 से 60 बढ़ता है, मतलब कैसे सूरज किरण है 45 था पहले, फिर 60 बन गया, मतलब कि पहले 45 था यहाँ पे झुकाव था, फिर 60 बन गया, यहाँ पे ऐसे झुका तो कितना बन गया 60 बन गया। ठीक है, एक मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है, मतलब कि ABCD है, तो 50 मीटर क्या हो गया, घट गया, यहाँ पे आ गया सूरज, पहले यहाँ पे था तो 50 घट के यहाँ पे आ गया, तो मीनार की ऊंचाई निकालना है, ये निकाला H। ठीक है, इसको मान लेते x होगा, तो हम पहले tan 60 ही निकाल लेते हैं। ठीक है, tan 60 कैसे निकालेगा, लंब बटा आधार, तो tan 60 का वैल्यू कितना √3 होता है, ठीक, x/x, इसके नीचे 1 गुना हुआ, तो हमको निकालना ना क्या, हमको क्या निकालना है, एक अभी फिलहाल इसमें से हमको x निकालना है, तब ना 50 वाला जब 45 वाला वैल्यू सेट करेंगे तो x का वैल्यू पता रहेगा तभी तो बैठाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, h बराबर क्या जाएगा x से √3, और x से बराबर क्या जाएगा h/√3, ये हमारा x का वैल्यू आ गया नीचे वाला, ये वाला। अब निकालते हैं tan 45 का वैल्यू, तो tan 45 का वैल्यू देखो नीचे निकालते हैं, यहाँ पे आप नीचे स्क्रीन ले जाते हैं। tan 45 का वैल्यू क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब हमारा h दिया, आधार कितना दिया, देखो आधार को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे आधार को मैं लिख सकता हूँ 50 + x, चूँकि पूरा हो जाएगा ना 45 के लिए तो पूरा आ जाएगा, 50 + x यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए तो हम लिखते हैं 50 + x, तो इसको तो इसका वैल्यू तो 1 होता है ना, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, क्रॉस गुना करोगे तो 50 + x बराबर h हो जाएगा। अच्छा ठीक है जी, और x का वैल्यू भी निकाला मैंने h/√3 बराबर h, तो क्या करें इस h को h/√3 को इधर भेजते हैं, तो 50 बराबर हो जाएगा x - h/√3। तो यहाँ पे हल करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे एलसीएम ले लो √3, तो √3h - h हो जाएगा। ओके, ये 50 यहाँ पे 50 इससे आगे क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा 50 √3 बराबर, और यहाँ पे h कॉमन ले लो, तो √3 - 1 हो गया। इसको क्या करेंगे, तो इसको हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, क्या करेंगे h बराबर क्या हो जाएगा 50 √3 बटे √3 - 1 है ना। अब इसको पर में कर लेते हैं, पर में करेंगे बोले तो देखो 50 √3 बट्टा √3 - 1, पर में करेंगे तो √3 + 1 √3 + 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 को √3 से गुना करेंगे कितना होगा 50 3 150 हो जाएगा, अब 50 को करेंगे तो 50 √3, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, देखो 50 को गुना किया गया इतना 50 √3 आ गया, और यहाँ पे क्या होगा a - b a + b क्या होगा a² - b², तो √3 का स्क्वायर 3 होगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 3 में से 1 घटेगा कितना होगा 3 में से 1 घटेगा तो 2 हो जाएगा, ये 50 √3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ले लो 50 कॉमन ले लो, तो 50 3 150, ये √3 बचा, ये 2, तो काटेंगे कितना होगा 25, तो 25 + 3 + √3 है ना, 25 × 3 + √3, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा 25 + 3 √3, ये आंसर होगा हमारा, डी हो गया। तो कुछ सवाल है हाइट एंड डिस्टेंस का जो कि जिसमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। बोलता है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन को 60 है, तो मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो बहुत हल्का सा सवाल देखिए, मैं यहाँ पे बना के बताता हूँ आपको। ठीक है, क्या बोलता है धरती के एक ऐसे मीनार है यहाँ पे, ठीक है, धरती पे मीनार है जो
धरती से मीनार से 15 मीटर दूर है, यहाँ से ना यहाँ पे 15 मीटर दूर है, यहाँ बनाता 60 डिग्री कोण, तो ये एच निकालना। तो ईजी है ना यहाँ पे निकालने के लिए। tan 60 का वैल्यू क्या होता है डियर, h/15। क्या होता है फॉर्मूला, tan 60 का फॉर्मूला √3 होता है, तो h/15, तो h बराबर क्या हो जाएगा 15√3, है ना। इजी सवाल यहाँ पे। तो पता क्या चला, इसका आंसर क्या होगा 5 15√3। चूँकि सिंपल सी बात है, tan 60 बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब हमारा h था, आधार कितना था 15 था, इसका वैल्यू होता है √3, तो मतलब h/15, तो गुना करेंगे तो क्या होगा 15√3 हो जाएगा। ओके चलिए, तो अगला सवाल बोलता है क्या कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई। ठीक है, Q से जो 24 सेंटीमीटर लंबे है, तो Q से Q की केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। इजी सवाल है, एक वृत्त यहाँ बनाना पड़ेगा। ओके, और बोलता है कि वृत्त से बाहरी में एक स्पर्श रेखा ऐसे खींचे हैं, खींच दिए एक स्पर्श रेखा खींच दिए। अब बोलता क्या कि Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है, Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। Q से केंद्र की दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर, यहाँ से ये O है, यहाँ पे Q है, और यहाँ पे Q से कितनी दूरी है 25 सेंटीमीटर। थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है डियर, तो ये त्रिज्या। और स्पर्श रेखा कितनी है 24 सेंटीमीटर स्पर्श है, 24 सेंटीमीटर स्पर्श रेखा है, तो ये लंबाई कितनी है, लंबाई जो है वो 25 है। ओके, तो लंबाई कितना है, देखो लंबाई यहाँ से यहाँ तक OQ कितना है, OQ जो है वो 25 है, 24 यहाँ पे है। तो सिंपल से यहाँ पे आपको ऐसे फिगर बना लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे ये है, ये दिया हुआ है। ठीक है, और ये यहाँ पे दिया हुआ है, यही जो लंबाई दिया 25 दिया हुआ है, और ये निकालना आपको, ये 24 दिया हुआ है। तो पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं ना कि लंब का है 25 जो कर्ण के स्क्वायर है, कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, तो करो कितना जगह, कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा कितना 49 आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा 7 हो जाएगा। ओके, तो चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या बोलता है कि एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो एक वृत्त में अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ये सवाल अगर घुमा के दे देगा कि एक वृत्त में कि एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, एक बिंदु से बोलता ना तो केवल एक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती थी, लेकिन बोल रहा एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। चलिए अगला सवाल क्या बोलता है, बोलता है कि वह रेखा क्या है, वह रेखा जो वृत्त से एक और केवल एक ही बिंदु पर मिलती है, वृत्त से एक और केवल एक ही बिंदु पर मिलती है, उस रेखा को क्या बोलते हैं, उस रेखा को बोलते हैं स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं डियर, स्पर्श रेखा। एक वृत्त है और एक रेखा यहाँ पे खींची गई है जो वृत्त के किसी एक ही बिंदु पे मिलती है, तो आपको पता है ना स्पर्श रेखा वृत्त के एक बिंदु पर होते हुए अगर जाती है कोई रेखा, तो उसको क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं। ठीक है, आंसर क्या हो गया, ये हो गया। यदि दो वृत्त एक दूसरे को कभी नहीं काटते तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। मतलब कि एक वृत्त यहाँ पे और एक वृत्त यहाँ पे कभी नहीं काटते, मतलब इसको स्पर्श जो है नहीं करते, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्याएं कितनी होगी, 4 होगी। कैसे डियर, देखो एक तो स्पर्श रेखा हम ऐसे खींच सकते हैं, ठीक है, एक स्पर्श रेखा हम ऐसे खींच सकते हैं, ठीक है, एक स्पर्श रेखा कैसे, देखो ऐसे खींच सकते हैं, तो एक ऐसे खींच लिया और एक जो है ऐसे खींच सकते हैं यहाँ से, यानी कि देखो यहाँ से थोड़ा सा स्क्रीन प्रॉब्लम हो रहा मेरा, स्क्रीन मेरा थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। एक वृत्त ऐसे है, एक वृत्त ऐसे है, ठीक है, तो स्पर्श रेखा खींचेंगे, एक हम स्पर्श रेखा चाहे तो ऐसे खींचेंगे और एक स्पर्श रेखा कैसे खींचेंगे, देखो है ना, इधर से एक स्पर्श रेखा खींचा जाएगा और फिर एक ऊपर से हो जाएगा, एक नीचे से हो जाएगा। तो डियर यहाँ पे कुछ स्क्रीन में प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। इसको एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो बता दिया मैंने अनेक। वह रेखा जो वृत्त के केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है उसको बोलते हैं क्या, स्पर्श रेखा। वृत्त के केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है उसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। अर्थात बोलता है यदि दो वृत्त एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, मतलब एक वृत्त यहाँ पे है, एक वृत्त यहाँ पे है, अगर इन दोनों को एक दूसरे को कभी नहीं काटते, मतलब ऐसे और ऐसे, तो स्पर्श रेखा कैसे बनेगी, एक ऐसे बन जाएगी, एक ऐसे, तो कितनी हो गई, 4 स्पर्श रेखाएं। इसको आप खींचेगा ना, एक वृत्त ऐसे है, एक वृत्त ऐसे ले लिया। तो चलिए देखते हैं सवाल, ये तो हो गया हमारा। 37 सवाल देखते हैं। वह रेखा जो वृत्त से एक और केवल एक ही बिंदु पर मिलती है उसको बोलता है स्पर्श रेखा। 38वां सवाल बोलता है यदि दो वृत्त एक दूसरे को कभी नहीं काटते, मतलब कि एक वृत्त यहाँ पे है, एक वृत्त यहाँ पे, फिर से समझ लीजिए, एक यहाँ से जाएगी, एक यहाँ से जाएगी स्पर्श रेखा, और एक ऊपर जाएगी और एक नीचे जाएगी, है ना, तो कितनी होगी, 4 स्पर्श रेखा होंगे। चलिए 39 सवाल पढ़ते हैं, बहुत आसान से सवाल यहाँ पे 39 नंबर सवाल है।
तो चलिए देखते क्या बोलता है। बोलता क्या है कि एक पहिए का व्यास 4 मीटर है, तो 400 चक्कर में तय करने में कितनी दूरी देनी होगी। ठीक है, तो इजी से यहाँ पे पहिए का व्यास के मतलब क्या हुआ, पहिए का व्यास दिया डी बराबर दिया 4, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, आर 4 के आधा हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा 2, आर कितना हो जाएगा 2। जाहिर सी बात जब डी बराबर दे रहा 4, डी बराबर दे रहा 4, तो आर बराबर 2 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम, तो हम करेंगे पहले निकाले थे इसका क्या निकालते हैं, इसका त्रिज्या आर दिया, आर तो पता चल गया 2 है यार, आर त्रिज्या 2 हो गया, है ना, आर बराबर 2। तो बोला 400 चक्कर में कितनी दूरी तय होगी, तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय होगी ये निकालेंगे, यानी कि परिधि निकालेंगे। एक चक्कर बोले तो पहिया एक बार घूमेगा तो क्या बनेगा, परिधि बनेगा। तो हम लिखते हैं एक चक्कर लगाने में कितना दूर हो जाएगा, 2 पाई आर। पाई का वैल्यू कितना है, पाई का वैल्यू हम पाई का वैल्यू नहीं लिखते क्योंकि आंसर पाई में शायद देगा मेरे ख्याल से, है ना, आंसर पाई में ही है। तो 2 पाई, और आर का वैल्यू कितना है जी, आर का वैल्यू 2, यानी कि 4 पाई, कितना हो गया 4 पाई। तो 4 पाई और 400 चक्कर, तो एक चक्कर लगाएं तो इतना दूरी गए 4 पाई मीटर। ठीक है, तो 400 चक्कर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 400 चक्कर, 4 चौक 1600 हो जाएगा, है ना, 1600, यानी कि आंसर क्या होगा, ऑप्शन इसका सी सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए फिर इस सवाल को हल करते हैं। कितना कितना हम लोग पढ़े थे, 38 का हो गया, ये तो हो गया 37 का कि स्पष्ट रेखा कहला जाएगा। 38 में क्या हो गया था, इनमें से 4 होगा। ठीक है, अब अगला सवाल पढ़ते हैं यहाँ पे। अगला सवाल देखिए क्या बोलता है। बोलता है कि एक पहिए के बारे में भी तो निकल गया था, 1600 गुना कर लिए थे। ये बोलता है यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान हो, जितना परिधि उतना ही क्षेत्रफल, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। परिधि और क्षेत्रफल क्या है, समान है ना, परिधि और क्षेत्रफल जो आपस में समान है, तो क्या निकालेंगे इसको, एक मिनट, हाँ तो इजी से हम इसको बना लेंगे हम लोग। बोलता क्या कि परिधि बराबर है, तो देखिए परिधि करते बराबर यहाँ पे, एक मिनट, तो बराबर कर लेते हैं यहाँ पे। वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर होता है। ठीक है, और क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो देखो पाई पाई काट दो, और है ना एक एक आर कट जाएगा, तो आर बराबर कितना बचेगा 2, यानी कि आंसर क्या होगा 40 का आंसर, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। 41 सवाल पढ़ते हैं। यदि एक वृत्त का व्यास डी हो तो इसकी परिधि क्या होगा। इजी सवाल है, वृत्त का व्यास मतलब डी दे रहा, तो आपको पता है त्रिज्या क्या होता है, त्रिज्या जो होता है d/2 होता है ना, त्रिज्या क्या होता है, त्रिज्या को लिखते हैं व्यास का था। तो परिधि का होता है फॉर्मूला, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, और आर की जगह पे क्या लिखेंगे d/2 लिख देंगे, है ना जी, क्योंकि आर जो होता है त्रिज्या व्यास का आधा होता है, तो कट जाएगा, तो क्या बचा पाई डी, यानी कि पाई डी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो पाई डी कितना गया आंसर यहाँ पे देखो बी दिख रहा। चलिए ये बोलता है कि ये घन की भुजा ए है, तो इसकी विकर्ण की लंबाई क्या होगा। तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है, घन का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3 गुना भुजा, √3 गुना भुजा, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। ओके, अगला सवाल दिया यहाँ पे कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आपको पता है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है। ऑप्शन 43 का क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 44 सवाल बोलता है एक घन का आयतन दिया हुआ है, तो घन का किनारा क्या होता है। घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, घन का आयतन का दिया हुआ 216, फॉर्मूला होता है क्या भुजा का क्यूब, क्या होता है भुजा का क्यूब होता है ना, यानी कि ए का क्यूब होता है। तो आयतन कैसे निकालेंगे, ए बराबर निकालेंगे कैसे 216 का घनमूल यहाँ पे कर देंगे। तो 216 का घनमूल पता कितना होता है, आपको पता है 216 का घनमूल जो होता है वो 6 का होता है ना, 6 गुना 6 गुना 6, 6 6 36 36 6 216 इस तरह होता है। ठीक है, तो ऑप्शन कितना हो गया बी हो गया। चलिए बोलता है किसी असमित बंटन का माध्य और माध्यिका दिया हुआ है, तो बहुलक बराबर क्या होगा। अभी मैं आपको बता रहा था बहुलक का फॉर्मूला, जिसके माध्यम से हम लोग इसको क्या करेंगे बना लेंगे, और आसानी तरीके से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, हड़बड़ाने वाली कोई बात नहीं, आसानी तरीके से हम लोग बहुलक निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ कि अभी मैं आपको बताता हूँ बहुलक बराबर क्या बताया था, बहुलक बराबर मैं बताया था 3 गुना माध्यिका, 3 गुना माध्यिका। तो माध्यिका माध्य को सिर्फ बोलता है 3 गुना माध्यिका, तो 3 गुना 27.9 करेंगे माइनस 2 गुना माध्य, तो माध्य कितना है 26.8। अभी मैं ये फार्मूला मैं आपको बता रहा था कि बहुलक निकालने का फार्मूला होता है बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। तो गुना कर लेंगे यहाँ पे, इसको क्या करेंगे इसको गुना करेंगे, तो 9 3 27 के साथ बाकी 2 जगह, 7 दूना 7 21 22 27 के 3 बाकी 2 जगह, 2 3 2 6 1 7 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जब इसको हम लोग 27.9 को हम लोग 3 से गुना किए तो 83 3 6 2 8 हो जाएगा ना, सॉरी 3 6 2 8
इतना आ जाएगा पॉइंट माइनस, ये पॉइंट आपको, ठीक है। और 26 को करेंगे 26.8 को करेंगे 2 से गुना, तो आ जाएगा कितना 53.6 आ जाएगा, ठीक है। और इसको आपस में क्या करते हैं, घटा लेते हैं, तो घटाएगा तो आंसर आ जाएगा ए। देखिए 7 में 6 घटेगा तो 1 बचेगा, ठीक है। 3 से 3 घटेगा तो 0 बचेगा, 8 में से 5 घटेगा तो 3 बचेगा, हो गया ना। चलिए ये बोला 46 का बहुलक। बहुलक समझ रहे हैं, जो ज़्यादा बार रिपीटेड हुआ यहाँ पे, तो रिपीट कौन ज़्यादा बार हुआ, देखो तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 1 बार है, 2 2, देखो 1 बार यहाँ 1 बार यहाँ 3 बार, यानी कि आंसर क्या होगा इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। अगला सवाल बोलता है कि सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग क्या होते हैं, तो सभी वर्ग समरूप होते हैं। क्या होता है, सभी वर्ग जो होते हैं समरूप होते हैं। एक सवाल है, एक पासक उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। तो पासक उछालेंगे तो 2 3 1 2 3 4 5 6, तो सम संख्या कितना, फिर एक पीस यहाँ पे, एक पीस यहाँ पे, एक पीस 3 पीस सम संख्या, टोटल कितना 1/6, यानी कि क्या बेटा 1/2 काटेंगे ना 1/2। पासक उछालने सम संख्या, तो सम संख्या तो 3 ही पीस है और टोटल कितना 6 है, तो 3/6 यानी कि 1/2। 49 सवाल बोलता है असंभव घटना की प्रायिकता, यानी कि जो घटना कभी घट ही नहीं सकती उसको बोलते हैं असंभव घटना की प्रायिकता। और असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, हमेशा 0 होती है, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, ओके। चलिए सवाल बोलता है 50 नंबर सवाल बोलता है क्या, कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो अभी आपको मैं बताया था किस घटना की प्रायिकता नहीं होगी, तो जो घटना कभी घट ही नहीं सकती है। चलिए, तो जो घटना कभी घट ही नहीं सकती उसकी प्रायिकता नहीं हो सकती, तो इनमें से कौन सी घटना है जिसकी प्रायिकता नहीं हो सकती। देखिए, तो प्रायिकता पता होना चाहिए कि प्रायिकता जब भी होता है तो 1 के बराबर रहेगा या 1 से छोटा रहेगा, या तो फिर 0 के बराबर रहेगा या तो 0 से बड़ा रहेगा, यही प्रायिकता होने का रूल नियम है। तो देखिए यहाँ पे और माइनस आ गया तो मतलब क्या हुआ, 0 से छोटा हो गया, तो पता क्या चला, यही तो है जो प्रायिकता नहीं हो सकती। आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बोलता परिमेय संख्या कौन है, परिमेय संख्या, तो परिमेय तो काट देंगे यहाँ से, देखो 5, तो कितना आ जाएगा 3, 51 का आंसर होगा बी, ये परिमेय संख्या है। चलिए, एक घात वाले रैखिक बहुपद क्या करते हैं, जिस पर एक घात हो उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं डियर, रैखिक बहुपद बोलते हैं एक घात वाले बहुपद को, रैखिक बहुपद। अगला सवाल बोलता है क्या, कि sin a बराबर √3/4, तो cos का वैल्यू क्या होता है। तो सिंपल सा आप cos का फॉर्मूला लगा लो या तो डायरेक्ट निकाला। अच्छा, cos का फॉर्मूला आप जानते हैं 1 - sin स्क्वायर थीटा का ऊपर, ऐसे नहीं बना सकते और नहीं तो लंबा बटा कर्न निकाल सकते हैं। चलिए, तो 1/sin का वैल्यू कितना दिया हो, देखिए तो √3/4 है ना जी, ये स्क्वायर दिया, तो हम ऐसे कर लेते हैं 1 तो कितना होगा 3/4 हो जाएगा। चलिए 3/4, अच्छा 4 चौक 16 हो जाएगा, सॉरी 4 चौक 16 हो जाएगा, स्क्वायर तो सब में, तो निकालो 4 चौक 16 - 3, तो कितना आ जाएगा, देखो तो 16 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा 13/4, 16, तो 13 का तो वर्गमूल निकाल नहीं पाएंगे, 16 का तो निकल जाएगा 4, तो 13/√13/4, ठीक है। या तो आप लंब बटा करने से आधार निकालो, इसमें सेट कर दो, ऐसे ही बना सकते हैं, लंब बटा करने से आधार निकालो, यहाँ पे बैठा दो, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। बोलता है tan a किसके बराबर, देखो तो cot 90 - थीटा क्या होता है, tan ही थीटा तो होता है, डायरेक्ट फार्मूला। अच्छा, cosec 90 - थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है ना, sec 90 - थीटा cosec थीटा, cos 90 - थीटा क्या होता है, sin थीटा, पता है। 55 सवाल बोलते हैं कि किसी बिंदु x अक्ष से दूरी उस बिंदु को क्या कहलाती है, किसी बिंदु x अक्ष से उस बिंदु की दूरी क्या कहलाती है। तो इजी से यहाँ पे देख कैसे हल करेंगे, यहाँ पे देखिए समझिए, किसी बिंदु x, ये बिंदु है, ये x वाला है, तो किसी बिंदु x अक्ष से उस बिंदु की दूरी है ना, किसी बिंदु x अक्ष से उस बिंदु की दूरी क्या कहलाती है। तो x अक्ष से दूरी जो ऊपर जाएंगे, x अक्ष से दूरी बोले तो ऊपर ही तो जाएंगे, या तो ऊपर या तो नीचे जाएंगे, तो ये जो ऊपर नीचे जा रहे हैं ये y की तरफ जा रहे हैं ना, तो y क्या बोलेंगे, कोटि, क्या बोलेंगे उसको, कोटि बोलेंगे, यानी कि किसी बिंदु x अक्ष से दूरी है, मतलब x से दूर है, तो x से दूर कब होगा, जब y का वैल्यू पता रहेगा तभी ना x से दूर भागेंगे, मतलब कि y को हम लोग कोटि बोलते हैं जी, बिल्कुल। कौन वृत्त का क्षेत्रफल है, πr², ये फॉर्मूला सवाल रिपीटेड हो गया, ये बहुत इजी सवाल इस बार दिया है। संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है त्वरण, है ना, संचयी बारंबारता का वक्र क्या कहलाती है, त्वरण कहलाते हैं। देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का 2 धनात्मक पूर्णांक में निम्न से किससे परिसंकलित किया जाता है। आपको पता है कि यूक्लिड विभाजन में किसका कौन सा सवाल जो है यूक्लिड विभाजन विधि से बनाते हैं, और वो पता है एमासा जब निकालना तो HCF, तो हम लोग यूक्लिड विभाजन विधि जो है अपनाते हैं, है ना। यूक्लिड विभाजन विधि निकालते कब, जब HCF हमको निकालना होता है, तो क्लियर है। चलिए अब सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखो बोलता है प्रथम यहाँ पे प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य, तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, जो 0 शुरू होता है, 0 1 2 3 4 हो गया, पूर्ण संख्या इसी को बोलता है जो 0 से शुरू होता है, ठीक है। तो देखिए कितना हो गया 1 + 2 + 3 + 4 बाई कितना पीछे, अच्छा 0 भी तो है ना, +5 जोड़ो, 4 3 7 7 3 10 10/5 कितना हो जाएगा, ऑप्शन 2
है ऑप्शन डी, बिल्कुल सही है। 60 बोलता है क्या, देखो दिया हुआ 1 बाई, अभी तो सवाल बताया था मैंने, इस सवाल अभी तो मैं बताया था। इसको बनाएंगे तो क्या होगा, अल्फ़ा बीटा ले लेंगे एलसीएम, तो बीटा प्लस अल्फ़ा हो जाएगा, तो फिर माइनस बी बाई ए, आई का होगा सी बाई ए, तो ए कट जाएगा, तो माइनस बी बाई ए, तो बी का वैल्यू कितना 1 है और ए का वैल्यू भी 1 है, यानी कि 1। क्या हो गया आंसर, 60 का आंसर हो गया ऑप्शन ए माइनस बी बाई, सॉरी माइनस है ना, माइनस से हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि माइनस बी दिया फार्मूला, यहाँ पे तो माइनस है नहीं, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, -1, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही। अब आइए मैं आपको सब्जेक्टिव सवाल दिखाता हूँ। चलिए तो यहाँ पे देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ गया, आपको ये सब सवाल बनाने के लिए आ जाना चाहिए। देखिए इसका क्या निकालना, एचसीएफ निकालना, यूक्लिड विभाजन विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका एलसीएम एचसीएफ निकालना, क्या नहीं बनेगा, कौन बदनसीब बंदा है जो नहीं बना पाएगा, हर कोई बना लेगा, है ना। सिद्ध करना है, देखो कितना बार तो मैं बताया हूँ कैसे सिद्ध करते हैं। इसका शून्य का निकालना है और उनके बीच गुणांकों का संबंध बताना, मतलब अल्फा प्लस बीटा होता है ना, वो बताना पड़ेगा। सेम सवाल, एक 2 शून्य दिया हुआ है तो बोलता सभी शून्य ज्ञात करें, यदि आपको 2 शून्य दिया हो, ये भी सवाल मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोलता है, 5 संतरे 3 सेब की कीमत दिया हुआ है, यहाँ पे 5 संतरे 3 सेब की कीमत, 1 मिनट, 5 संतरे 3 सेब की कीमत इतना दिया हुआ है, तो 2 संतरे और 4 सेब की कीमत दिया हुआ है, तो एक एक का कीमत निकालना, ठीक है। गुणनखंड विधि से इसको बनाना है, इसको हल निकालना है, एपी निकालना है। तो ये त्रिभुज समरूप कब होते हैं, इसकी शर्त, समरूप होने का शर्त है, 2-3 शर्त मैं आपको बताया था, ठीक है। तो और आगे सवाल में दिखाता हूँ, तो देखिए अगला सवाल यहाँ पे ये क्या बोलता है, इसको बनाना है, इसको सिद्ध करना, ठीक है। चलिए बहुत मुश्किल हो रहा डियर रिकॉर्ड करने में आज की वीडियो, तो कुछ सिस्टम कुछ प्रॉब्लम हो रहा, समझे, इसलिए मुझे देर भी हो रहा और लगभग 1 बज गया, रात का 1 बजने वाला, 1 घंटा मेरा ऐसे वेस्ट हो गया। देखिए इसको बनाइए, इसको बनाना आपको, ठीक है, ये भी बनाना आपको, ये भी निकालना है। फिलहाल आप सारा क्वेश्चन को बनाने की कोशिश, ये सवाल तो बहुत ईजी सवाल है जी, है ना, सारा क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करना आपको। एग्जाम में तो आपको 15 सवाल बनाना है ना। बाकी देखिए यहाँ पे आ गया, देखा, ये पूरा बनाइए आप लोग, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा पूरा बना के ना आपने मुझे कमेंट कीजिएगा कि कितना सही बना, देखिए, ठीक है, ये सब बनाइए। लॉन्ग वाला सवाल देखिए यहाँ पे क्या है, लॉन्ग वाला सवाल मैं आपको 2 सवाल नहीं दिखा पाऊंगा, बिकॉज यहाँ पे इसका ये नहीं शॉर्ट नहीं किया हो, ठीक है, शॉर्ट किया हो नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल आप इतने देख लीजिए, इसका मैं पीडीएफ भेज दूँगा आपको टेलीग्राम पे, ओके, टेलीग्राम पे इसका मैं पीडीएफ भेज दूँगा। आपको पता होना चाहिए कि सुबह 6 बजे क्लासेस चल रही है, 9 बजे सुबह क्लास चल रही है, 12 बजे दिन में क्लास चल रही है और 3 बजे दिन में क्लास चल रही है, 6 बजे शाम को रिवीजन क्लास चल रही है और 9 बजे रात को क्लास चल रही है। तो ये सब 5-6 क्लास में आया करो, बहुत अच्छा हो जाएगा, ओके। चलो फिलहाल वीडियो के आप लास्ट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा आपको, मजा आया पढ़ने में, नीचे कमेंट करो, कितना नंबर आपको आया वो तो पहले कमेंट कर दो आप, ओके। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।